एपिसोड ब्रेस की पुरानी यादों के साथ शुरू होता है, जहां उसके पिता को उसके ही सामने वुल्फ किंग मार रहा होता है। कितनी अजीब बात है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कल की ही बात हो। टाइम क्यों लगा रहे हो? हमारे पास पूरा दिन नहीं है, चलो यहाँ से। हाँ जरूर, जैसा आप कहें महारानी। मेरे साथ बकवास बंद करो और शांति से अपना ये कचरा वाला मुंह बंद करके मेरे साथ अंदर चलो, नहीं तो मेरे एक झपड़ से तुम्हारी चारों आंखें बाहर आ जाएंगी। समझ में आया? ऑफिसर बरोज, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी कस्टडी में रहे कैदी के साथ बुरा व्यवहार करें। ये पूरी तरह से अनप्रोफेशनल है। सॉरी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चीफ गोयल। मेरे ऑफिसर के गलत व्यवहार के कारण मैं आपसे माफी मांगता हूँ ब्रेस। बाय द वे, नाइस क्लासेस। हाँ, आपके भी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसा। परेशान मत होइए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी चाहूंगा, मेरे गले में लगा हुआ ये कॉलर इसकी परमिशन नहीं देगा। दृश्य बदलता है, हाइड्रा का भाई और फयूमी दोनों जाते हुए दिखाई देते हैं। वो पहुंच चुके हैं अपने किंगडम में। फयूमी के लिए वहाँ की चीजें बहुत नई होती है। वहाँ उसे ड्रैगन भी दिखाई देता है और वो स्टेज को याद करती है कि ये लड़का अभी तक तो मेरे साथ सही बिहेव कर रहा है, लेकिन आगे क्या होगा उसे कुछ नहीं पता। पहुंच गए। इस तरह की राइड में मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इसके बाद मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। मजाक करती हो, तुम तो वैसे भी एक घोस्ट हो, तुम्हें मौत से कैसा डर। बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है। फयूमी उन्हें देखती है तो डर जाती है। उनका चेहरा उनके पिता के साथ में टिट्टो मैच कर रहा होता है। वो उन्हें लेकर अंदर कमरे में जाते हैं, जहाँ फयूमी की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है और वो उसे देखकर स्टक हो जाती है। तभी हाइड्रा का भाई उसे अंदर बुलाता है। दृश्य बदलता है, वुल्फ किंग एक शॉट लेता है। कम ऑन, हमें मिले हुए अरसा हो गया। एक अच्छे इंसान की तरह अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल के साथ ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा शॉट है। हाँ ब्रेज, चाहता तो ये मैं भी हूँ, लेकिन मैं भी उस पोजीशन पर नहीं हूँ कि राजा के साथ इस तरह की बातें बोल सकूं। अभी भी तुम नहीं बदले, ठीक है? अकेला छोड़ो हमें। लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तुम दोनों भी निकलो। दृश्य बदलता है, में फयूमी फिर से दिखाई देती है, जहां उसका भाई हाइड्रा का कपड़ा उसे पहनाता है। वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। भाई उसकी तारीफ करता है और फयूमी पूछती है कि क्या वो इस तरीके के कपड़े पहना करती थी, लेकिन वो मना करता है। इसी कारण से हाइड्रा यहाँ से चली गई। तभी वहाँ हाइड्रा दिखाई देती है। सही में? वैसे मैं यहाँ आ गई हूँ बहुत दिनों बाद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम इस आदमी को यहाँ क्यों लाई हो? फयूमी और स्टेज भी एक दूसरे को देखते हैं। फयूमी खुशी से उसके पास जाती है। तुम कैसे हो स्टेज? बढ़िया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा शर्ट देखकर सुनो लगता है। फयूमी, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ऐसा ही हमें यहाँ प्रिटेंड करना है, समझ गई? हाँ। तुम सबको ऐसा प्रिटेंड करना है कि बेला और मेरा लव अफेयर चल रहा है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। सुनो, तुम लोग वैसा सोच रहे हो, वैसा बिल्कुल नहीं है। हाइड्रा उसे बहुत मारती है और अपना गंदा मुंह बंद करने के लिए कहती है। इस तरीके से चीजों को नहीं हैंडल किया जाता है और वो फाइनली उससे बताती है कि हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि अगर मॉम को पता चल जाएगा कि हम फयूमी को बचाने आए हैं तो हमारे लिए ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला हम फयूमी को यहाँ से ले जा सके। लेकिन अगर हमारा प्लान काम कर गया तो आसानी से हम यहाँ से फयूमी को लेकर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सारे लोग एग्री हो जाते हैं, उसी प्लान पर स्टिक करते हैं। बिल के मन में वो सारी चीजें करने के लिए बिल्कुल गवाह नहीं दे रहा होता है। वो सोचती है कि मैं स्टेज से सच में प्यार करती हूँ, तो इस तरीके का नाटक उसके लिए बहुत ही ज्यादा टफ है। तभी वहाँ पर फयूमी को बुलाने कोई आ जाता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो लोग मुझे बुला रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। Am I right? आउच, शकल तो देखो इसकी। दृश्य बदलता है, फयूमी उसकी माँ के कमरे के सामने पहुंच जाती है और वहाँ उसे बहुत ही वियर्ड लग रहा होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, फयूमी के आने की खबर बेला की माँ को पता चलती है और वो भागते हुए उसे गले से लगा लेती है। वो उसके लिए बहुत ही वियर्ड होता है और उसकी माँ फयूमी को गले से लगाकर बहुत ही सेटिस्फाइंग महसूस करती है। तीनों ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। अब जरूर स्टेज होंगे।
मुझे आपके बड़े भाई ने आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताई। हाँ, ब्रेज और मैडम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उसी मोमेंट पर स्टेज को पता चल जाता है कि उसका भाई जरूर बदमाश आदमी है, वही ये सारी चीजें करवा रहा है। दृश्य बदलता है, एक्रोपोलिस का ऑफिस दिखाई देता है जहाँ सार्जेंट किसी चीज को ढूंढने में लगा होता है और उसके साथी उसे परेशान करने की कोशिश करती है और एट द लास्ट उसे ब्रेज से बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उसे आगे जाने के लिए कहता है और वो कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वियर्ड कैरेक्टर के बारे में भी पता चल जाता है जो अभी तक डीमन वर्ल्ड में तबाही मचा रहा था। वो सारी जानकारी ब्रेज ने अपने आप ओपन की है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ब्रेज का इसमें कुछ ना कुछ प्लान जरूर है। दृश्य बदलता है। जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने ध्यान दिया होगा मैंने एक बॉल को हिट किया, वो अब जाकर डीमन वर्ल्ड पार कर गई। वैसे तुम एक बार कोशिश करके क्यों नहीं देखते? इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम कब से इतने फॉर्मल बन गए? ये बात नहीं है, मुझे डर है कि कहीं आप जो हथियार मुझे दे रहे हो इससे मैं आपका गला न काट दूं। अच्छा मजाक करते हो बेटा। क्या होगा अगर मैं सच में कर दूं? हाँ ठीक है, मुंह बंद करो और अपना शॉट लो। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? लोगों पर नजर रखने के अलावा। नाइस शॉट बच्चे। मेरा काम मुझे बहुत पसंद है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम वहाँ उससे भी ज्यादा कुछ कर रहे हो। मैंने सुना जो तुमने बनाया है कि वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक चीज है जो बहुत परेशान कर रही है। ये आदमी जो यहाँ पर है इसका नाम पेंटामाइड है। ये मेरे लिए सीक्रेट काम करता था, लेकिन कुछ दिन पहले ये लापता हो गया, दोबारा कभी नहीं दिखा। ब्रेज उसके बारे में सोचता है कि उसी ने उसे मारकर अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया। कितनी अजीब बात है ना, तुमने जिस स्कीम को बनाया उसका चेहरा बिल्कुल उसी जैसा है। दृश्य बदलता है, यहाँ फ्रैंकेनस्टाइन और वो डीमन भी दिखाई देता है। किसी प्रोजेक्ट पर वो लोग काम कर रहे होते हैं और वहाँ ब्रेज की तारीफ करते हैं कि वो बहुत ही माइंडेड आदमी है जो इस तरीके के प्रोजेक्ट को भी आसानी से अंजाम दे सका। मैं मानता हूँ कि वो उसी तरह दिखाई दे रहा है क्योंकि पेंटामाइन और मेरा किंग दोनों एक ही आदमी है। मैंने उसे मारा है। ये सारी चीजें मैंने इसीलिए पब्लिक में लाई जिससे मैं तुम्हारे साथ एक मीटिंग कर सकूं किसी भी तरह। मैं ही वो आदमी हूँ जिसने उसे मारा है और अपने किंग प्रोजेक्ट के लिए उसका इस्तेमाल किया है। शायर, ये मेरा वॉर का डिक्लेरेशन है। तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं थ्रोन पर। मेरी नजरों से वो पल कभी भी अलग नहीं हो रहा है जिस समय तुमने राजा के दिल को निकाल कर उसे मार दिया था। उसी समय मेरे पिता ने अपनी आखिरी सांस ली थी। तुम बने थे राजा डीमन वर्ल्ड के। मुझे खुशी है कि डीमन वर्ल्ड में कोई तो ऐसा है जो मुझे चैलेंज कर सकता है। इसके बावजूद तुम उस क्राउन को अपने लिए लेना चाहते हो? नहीं, तुम्हें लगता है कि मेरी जगह पर कोई दूसरा होना चाहिए। कौन है वो? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा आदमी जो आपसे भी ज्यादा डिजर्विंग है तख्त के लिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई और डिजर्विंग है जो मुझसे मेरा सिंहासन छीन सकता है? ऐसा कोई एक ही आदमी है, वो है। कौन है वो? ये सब तुम्हें क्यों बताऊं? साम्राज्य में अशांति फैलाने के लिए तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तो चलो डिसाइड करते हैं कि तुम्हें कौन सी सजा होनी चाहिए। मुझे आपसे मृत्युदंड से कम की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे मार दिया तो आपको वो कभी नहीं पता चल जाएगा कि आदमी कौन है जो आपको आपके सिंहासन से हटा सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों से मैं डर जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा? बल्कि इससे उल्टा, अगर मैं तुम्हें यहाँ मार देता हूँ तो मेरे सिंहासन को चैलेंज करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। वैसे तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मजा आ रहा है, तो मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। मैं भी उस आदमी से मिलना चाहूंगा जिसके कारण तुम इस तरीके की बातें मेरे सामने कर रहे हो। तुम मेरे पास लेकर आओ कि पहले मैं उसे खत्म करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी जान लूंगा। आपको लगता है मैं ऐसा करूंगा? ये कोई डील नहीं है, ये ऑर्डर है। अब अपना भद्दा शकल मेरे सामने से हटाओ, जाओ यहाँ से।
दृश्य बदलता है। ब्रेस लिफ्ट से बाहर आता है और वो उस लेडी ऑफिसर को बहुत ही रेसिस्ट करता है, जिससे वो बहुत गुस्सा करती है और उसे अपने साथ इंट्रोगेशन रूम में लेकर जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद स्टेज ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसकी उंगली में खून लग गया है और उसका मैजिक बाहर अपने आप आ रहा है, जिसे वो रोक नहीं सकता। उसे कम करने के लिए उस लड़की को उस कॉलर को खोलना होगा। जैसे ही वो उस पर भरोसा करके उसका कॉलर खोल देती है, ब्रेस उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। दृश्य बदलता है। सार्जेंट भी जाता हुआ दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि ब्रेस को वो अकेले लेकर गई, जिससे वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है और उसे देखने के लिए वहाँ पहुँचता है। जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचता है, बहुत सारा खून देखकर डर जाता है। उसके पास जाता है, वो वहाँ बेहोश उसे मिलती है और बहुत सारा खून, जिससे उसे समझ में आता है कि ब्रेस ने उसे मार दिया। वो गुस्से में उसे मारने की धमकी देता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता हुआ वो एक नया डीमन बनाता है और उसी के साथ ब्रेस को पकड़ने की कसम खाता है। दृश्य बदलता है। यहाँ बहुत सारा खून बह जाने के कारण ब्रेस की शक्तियाँ बहुत ही कम हो चुकी हैं और वो उसे और ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो कहीं आराम करने के लिए रुकता है। तभी सार्जेंट वहाँ पहुँच जाता है, उसे हिट करता है। वैसे तुम स्टेज हो गई। ब्रेस ने मुझे सब कुछ बताया है किस तरीके से तुम फयूमी को वापस से रिजरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब फयूमी मेरी है। तुम्हें ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। तुम्हें उसका खून चाहिए, जितना मर्जी मेरा खून चूस लो। स्टेज उसकी माँ के स्तनों को देखकर उसे अजीब फील होता है, जैसा वो फयूमी के साथ फील करता था सेम वैसा ही है। उसे थोड़ा सा डिफरेंस भी दिखाई देता है। दृश्य बदलता है। ब्रेस एक्रोपोलिस के घर में गिरता है, जहाँ उसके सामने एक लड़की होती है, जिससे उसका फोन मांगता है। यहाँ फयूमी की माँ डीमन वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड के बीच का एक रिलेशन उन लोगों को समझाती है कि अगर कहीं दो आदमी एक जैसे दिखने वाले आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं तो वो उसी समय मर जाते हैं। अपनी एक कहानी को सुनाती है कि जब बेल 3 साल की थी तो वो ह्यूमन वर्ल्ड जाया करती थी और वहीं पर वो फयूमी की मॉम से मिली, जो देखने में हूबहू उनके जैसी थी, जिसके कारण वहाँ एक ऐसा फिनोमिना होता है जिससे उन दोनों की बॉडी मर्ज होकर एक में आ जाती है। इसका मतलब अब उसकी माँ फयूमी और बेला दोनों की माँ बन चुकी है। उनकी यादें भी उनके पास में है, ब्लड सारी चीजें उनके पास है। इस तरीके से फयूमी और बेला एक दूसरे की बहन हो जाती हैं। दृश्य बदलता है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, साफ साफ बताता हूँ। तुम्हें एक्रोपोलिस के उसी आइसक्रीम शॉप पर आना होगा जो तुम्हारी सबसे फेवरेट जगह है। इस समय केवल तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। ब्रेस की बहन अपने घर से निकलती है एक्रोपोलिस के उसी टाउन की तरफ और यहाँ ब्रेस अपना कपड़ा वगैरह बदल चुका है। वो उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन सार्जेंट के पास का जो डीमन है वो उसे स्मेल कर सकता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। उन दोनों के बीच में चेज होती है और फाइनली वो उसे गली में ट्रैप कर लेते हैं, जहाँ वो गुस्से से मारने की धमकी देता है अपने साथी के साथ हुए कामों को लेकर और उसे हर्ट कर देता है। और वहीं ब्रेस को पता चल जाता है कि इसकी पावर्स का सिस्टम क्या है। तुम्हारे पास केवल यही एक मौका है। अगर तुम मुझे सारी बातें साफ साफ बताओगी, तुम्हारे राजा के बीच में क्या हुआ और तुम्हारा खून वहाँ कैसे पड़ा था, सारी जानकारी मुझे दोगे तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो सही हुआ। ये बात नहीं है, मैंने कहा मैं तुम्हें अपनी पावर्स भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरे पास ब्लड को कंट्रोल करने का फुल कंट्रोल है मेरे अपने ब्लड पर। मैं इसे जैसा चाहूँ वैसा घुमा सकता हूँ, उसके साथ वैसा कर सकता हूँ। इसका मतलब तुम्हारी दोस्त अभी मरी तो नहीं है, लेकिन उसके पास मेरा खून है। मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे तो मैं उसे मार सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझसे लड़ाई करो, अपने गुस्से को ऐसे मत रोको। जैसा मैं सोच रहा था, इसके अंदर अगर एंजाइटी आती है तो इसकी शक्तियाँ कम हो जाती हैं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये सारी चीजें बैठकर बात करनी चाहिए आइसक्रीम खाते हुए? बस्टर। दृश्य बदलता है। जहाँ स्टेज सोच रहा होता है कि दोनों के अंदर सेम ब्लड है, सारी चीजें सेम है और उसकी फीलिंग्स भी सेम है, लेकिन फयूमी की तरफ उसका झुकाव इतना ज्यादा कैसे है? क्या चीज है वो जो उन दोनों के बीच में अलग बनाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। फाइनली उसे कुछ क्लू मिलता है और वह उससे पूछता है, फयूमी, क्या तुम अभी भी वर्जिन हो?
बेला उसे डिसअपीयर कर देती है। उन दोनों के बीच में सिस टॉक होती है और वो उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम रिजरेक्ट हो जाओगी तो शायद ये सारी चीजें तुम भूल जाओगी, जो कि बहुत ही शॉकिंग होता है फयूमी के लिए। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।